हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास रहने वाली बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है और गारंटी से मैं कहने वाला हूं कि आज की क्लास से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो बस तैयार रहिए। और आज का क्या टॉपिक है? आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स स्पेशल एसएससी जीडी फॉर 2025 के लिए। तो तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेके बैठना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम्हें पता है तो उसको नोट डाउन नहीं करना है, और अगर जो नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है इस टाइम पर। और टाइम आपका पता ही है कि भैया पेपर आने वाला है, और पेपर की डेट कब है? तो 4 फरवरी है। तो रेडी हो जाइए 4 फरवरी के लिए, और इस बार नौकरी हमारे हाथों में होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो यही है, एग्जाम में मैंने नोटिस किया पिछली बार इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया, इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया अर्थशास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो बोलते हैं आपका एडम स्मिथ को। ठीक है, ये जरा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ 2024 में क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स के पेपर में कि भाई अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है मेरे प्यारे भाइयों एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को क्यों बोला जाता है? क्योंकि एडम स्मिथ की एक बुक आई थी जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी बुक थी? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की एक बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और ये बुक आई थी 1776 में। ठीक है, और जब ये बुक आई तो इस बुक में उसने टैक्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? टैक्स के बारे में, कर के बारे में। तो इसलिए एडम और स्मिथ को ही क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाने लगा, इकोनॉमी बोला जाने लगा। ठीक है, तो बस याद रखना कि भाई अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर के बारे में। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को कितने सेक्टरों में बांटते हैं? तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र को हम 3 सेक्टरों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ट्रिसी। तीसरा आता है ट्रिसी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। है ना, पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा आता है ट्रिसी। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर में आता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कच्चा माल, मतलब जिस चीज का आपका सोर्स सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ हो वो सब आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर। क्यों? एग्रीकल्चर का संबंध और पूरा का पूरा संबंध किससे जुड़ा पड़ा है? तो आपका किससे? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आपने गेहूं का दाना डाला जमीन में, तो जमीन उजाए किसको क्या करेगी? उसको उगाने का काम करेगी। तो वो सब क्या है? प्रकृति की देन है। तो कृषि किस में आता है? प्रकृति में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। पशुपालन किस में आता है? तो पशुपालन भी आपका ध्यान रखना किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। आपका मत्स्य पालन आपका, ठीक है, मत्स्य पालन जो आता है ये भी आपका किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। और जो खनन, खनन मतलब हम खदान वगैरह खोलते हैं, कोयला वगैरह जो धरती के अंदर से निकलता है, तो वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब मैं तुम्हें आपका बताता हूँ एसएससी जीडी 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि जो है वो किस सेक्टर का विषय है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रिसी। तो झट आंसर दे देना है प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में किसका संबंध होता है? प्रकृति से। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है कच्चा माल को जो पकाने का काम करे, मतलब कारखाने, है ना, कारखाने, फैक्ट्री, ये सब किस में आते हैं आपका? तो ये सब आते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर में। ट्रिसी सेक्टर में कौन आता है? भैया ट्रिसी में वो आएगा, देखो प्राइमरी सेक्टर में आपका प्रकृति वाला,
सेकेंडरी सेक्टर में कारखाने फैक्ट्री वाले, लेकिन टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करेगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की भी आपकी हेल्प करने वाला है और सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प आपका करने वाला है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र की भी फायदा देता है और आपका द्वितीय क्षेत्र को भी फायदा देता है, वो होता है टर्शियरी सेक्टर में। और तीसरी सेक्टर में कौन आ गई, जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रक वगैरह है ना, तो ट्रांसपोर्ट जो हो गए वो किस में आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट आते हैं आपका किस में, तो ट्रांसपोर्ट आता है तृतीय क्षेत्र में, या ट्रांसपोर्ट को हिंदी में लिख सकते हैं परिवहन, ठीक है, परिवहन। तो परिवहन जो है वो किस में आता है, तो परिवहन आता है आपका तृतीय क्षेत्र में। तो परिवहन आता है तृतीय क्षेत्र में। अब देखो सपोज मानो एक ट्रक वाले ने गेहूं लेने गया, ठीक है, बाद में भैया उस ट्रक वाला जब आ रहा था तो ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो भैया उसने ट्रक वाला किसको फोन करेगा, पुलिस को। तो पुलिस किस सेक्टर में आएगी, तो पुलिस आएगी आपका किस में, तृतीय क्षेत्र में। अब पुलिस वाले किसको फोन करेंगे, एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस वाले कहाँ जाएंगे, अस्पताल में। तो हॉस्पिटल किस में आएगा, तो हॉस्पिटल भी आपका तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। अब हॉस्पिटल में ध्यान रखना, बंदे को बिना पैसे के नहीं बांटते, और पैसे निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा बैंक में। तो भैया बैंक भी किस सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र में। और ध्यान रखना बैंक में कुपड़ लोग नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे जाते हैं, मतलब शिक्षा किस क्षेत्र में आएगी, ये भी आपका तृतीय क्षेत्र में आएगी। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, मत्स्य और खनन आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में आ गए कारखाने फैक्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर में आ गया परिवहन, पुलिस, हॉस्पिटल, बैंक और शिक्षक। अभी क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी में, क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, 24 में नहीं 23 में पूछा गया था कि पुलिस जो है वो किस क्षेत्र में आती है, तो पुलिस आती है आपकी तृतीय क्षेत्र में। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भारत है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा भारत को चलाने के लिए लगती है जीडीपी मापी जाती है, तो सबसे ज़्यादा योगदान था किसका, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। लेकिन वर्तमान में देश में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन देती है, तो उसमें टर्शियरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है। प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम योगदान है। लेकिन अगर बात करूं सबसे ज़्यादा मेन पावर या है ना मनुष्य किस में लगे पड़े हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में लगे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा मनुष्य प्राइमरी सेक्टर में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कौन से क्षेत्र में है, तो वो तृतीय क्षेत्र में है। आई होप इतनी चीज़ें आपको याद में रह गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। उत्पादन, अब देखो उत्पादन क्या होता है, किसी भी चीज का हमें प्रोड्यूस करना उत्पादन होता है। और उत्पादन के हमेशा ध्यान रखना, उत्पादन करने के लिए हमें 4 कारकों की जरूरत पड़ती है। कितने कारकों की जरूरत पड़ती है, 4। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो भैया 4 होते हैं। सबसे पहले पूंजी क्या लगती है, पैसा होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का आपको कुछ भी करना है तो आपको के पास क्या होगा, पैसा। चाहे आप उधार ले लो, चाहे आप नगद ले लो, है ना, बैंक से उधार ले आओ। दूसरा आपको चाहिए चीज़ भूमि, मतलब अगर सपोज आप कहीं फैक्ट्री लगा रहे हो तो पैसा तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए, भूमि, चाहे वो भूमि रेंट पर क्यों ना हो। तीसरी चाहिए आपको श्रमिक, श्रमिक मतलब आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी किसकी जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की, ठीक है। और चौथी चीज की जरूरत पड़ती है आपकी उद्यमी की। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, मालिक की जरूरत पड़ती है। कभी कभी उद्यमी ही श्रमिक होता है। जैसे एक किसान है, उसके पास 4 बीघे जमीन है, तो वो किसान जब गेहूं बोएगा तो मालिक भी वही होगा, मजदूर भी वही होता है कभी कभी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि उत्पादन करने के लिए किसी भी चीज़ का 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पूंजी की, भूमि की, है ना, श्रमिक की, और आपकी किसकी, मजदूर, और आपका उद्यमी की, एंटरप्रेन्योर की। अब देखो इन्हीं के आधार पर, इन चारों चीज़ों के आधार पर उस देश की अर्थव्यवस्था लगती है। देखो अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मैं बिल्कुल तुम्हें प्योर क्रीम बता रहा हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है कि जिसके पास मतलब जिस देश में पूंजी पर मतलब पैसे पर, भूमि पर, मजदूरों पर और उद्यमियों पर, इन चारों पर अधिकार किसका हो? पूंजीवादी वालियों को हो, पैसे वाले को हो। उसमें गरीबों पर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है, सिर्फ विकास पर ध्यान दिया जाए। ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे आप देखते होंगे कनाडा, जैसे आप देखते होंगे अमेरिका, है ना, यहाँ पर आपका क्या मिलेगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलेगी, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा चाइना। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ उत्पादन के चारों कारकों पर, पैसे पर, भूमि पर, श्रमिक पर, मजदूरों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। इसमें गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी होती है सामाजिक इकोनॉमी, ठीक है, या समाजवादी इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है कि जहां पर उत्पादन के चारों कारकों पर मतलब पूंजी पर भी, भूमि पर भी, है ना, श्रमिक पर भी और उद्यमी पर भी, चारों चीजों पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। वो वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। जैसे आप देखोगे क्यूबा, तो क्यूबा में कैसी इकोनॉमी है? आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे आप देखोगे उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में भी आपकी कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आप देखना चाहोगे वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी मतलब सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ पर काम जो है वो धीरे धीरे आपका चलेगा, है ना। नेक्स्ट आती है तीसरी अर्थव्यवस्था आती है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं जहां उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार हो? सरकार का भी अधिकार हो, ठीक है। मतलब इसमें गरीबों को ध्यान दिया जाए, इसमें पूंजीपतियों का भी अधिकार हो, मतलब दोनों को लेके चले। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें सरकार पर भी ध्यान दिया जाएगा, सरकार भी ध्यान देगी, पूंजीपति भी ध्यान दिए जाएंगे, दोनों ही उत्पादन के मतलब चारों कारकों पर होंगे दोनों के, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये आपको देखने को मिलेगी हमारे प्यारे से भारत में, ठीक है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे अपने दुश्मन देश को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भैया ये तो कर ही हमें कॉपी है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, इतनी चीजें हमने ध्यान रख ली कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो टॉपिक लेते हैं आपका, क्या पढ़े? पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ रहे। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेरोजगारी, क्योंकि पिछली बार मैंने नोटिस किया जीडी में बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे, ठीक है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब देखो, बेरोजगारी से जीडी में पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन थे। अब बेरोजगारी को आपको समझना है। भैया बेरोजगारी क्या होती है? तो देखो, बेरोजगारी जो है वैसे तो कई नाम हैं इसके, समझना है कौन सी बेरोजगारी है, ठीक है। बेरोजगारी वो है कि आपको योग्यता के अनुसार अगर काम ना मिले तो आप क्या कहलाते हो? बेरोजगार कहलाते हो। कि भाई जो आपको योग्यता है
उसके आधार पर आपको काम नहीं मिल रहा, जितना आपने काम नहीं किया उतने आपको रोज पैसे नहीं मिल रहे, तो वो सब क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेरोजगारी। ठीक है, क्या कहलाता है, बेरोजगारी। अब देखो बेरोजगारी के हम कई प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार आता है बेरोजगारी का, जिसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखो ये संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी देखो ऐसी होती है कि जैसे अगर आप सपोज मानो, ठीक है, अगर आप संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, जैसे मांग थी, किसी भी चीज़ की डिमांड थी, उसमें क्या हो गया हो, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, मतलब सपोज माना कि पहले टीवी का ज़माना था, ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे घर में कहीं टीवी देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो जब नहीं देखने को मिलेगा तो उसकी डिमांड क्या हो गई, उसकी डिमांड होगी अब एलईडी की, है ना। तो अब मांग किस में बदल गई, मांग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी को आपका क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी बेरोजगारी आती है आपकी, कौन सी, आपकी आती है चक्रीय बेरोजगारी। क्या आती है, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी आती है, चक्रीय बेरोजगारी। अब देखो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। देखो चक्रीय बेरोजगारी होती है, सपोज मानो पहले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, है ना। तो जो कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, क्या आज के टाइम में कीपैड वाले फ़ोन जो थे उनकी, है ना, उनको फैक्ट्रियां बनाती, जैसे सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन था, है ना, उसको फैक्ट्री बनाती थी, लेकिन आज वो बंद हो गए। तो जो बंद हो गए, अब उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो सारे क्या हो गए जी, बेरोजगार हो गए। पूरा चक्र बेरोजगार हो गया, कंपनी से लेकर उसके वर्कर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक सब कुछ बेरोजगार हो गए। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका चक्रीय बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। तीसरी बेरोजगारी आती है आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब देखो घर्षणात्मक क्या बेरोजगारी होती है। देखो घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है जब टेक्निक का डेवलपमेंट हो जाता है, तकनीक का, जब आपका किस चीज़ का विकास हो जाता है, तकनीक का। तकनीक क्या होती है, सपोज मानो आपने एक दुकान खोली और आप थे टीवी के मिस्त्री थे, ठीक है। अब टीवी को आपको सुधारना आता था, लेकिन भैया टीवी का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। तो जब ज़माना ख़त्म हो गया, अब देखो आपको बनना पड़ेगा, एलईडी का ज़माना है, तो आपको सुधारनी क्या पड़ेगी, एलईडी। तो इस बेरोजगारी को बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। लेकिन ये बेरोजगारी कुछ समय तक ही रहती है। क्यों, अगर आपने टीवी को सुधारने की जगह एलईडी को सुधारना सीख लिया तो बेरोजगारी खत्म हो गई, आप सुधार सकते हो। या आपको कीपैड का, आपके मिस्त्री थे कीपैड फ़ोन के, फ़ोन आने लगा टच में, तो जब तक आपको टच फ़ोन सुधारना नहीं आएगा तब तक आप इसी बेरोजगारी का शिकार रहोगे। कौन सी बेरोजगारी का, आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी का। नंबर चौथी बेरोजगारी आती है आपकी छिपी बेरोजगारी। क्या आती है, छिपी बेरोजगारी। अब देखो छिपी बेरोजगारी क्या है, और भारत में आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा यही बेरोजगारी, जिसका नाम है छिपी बेरोजगारी। अब छिपी बेरोजगारी क्या है, एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, सपोज मानो किसान के पास ये बीघे का 4 बीघे का खेत है, ठीक है। उस किसान के पास जो है वो ये 4 बीघे का खेत है, और 4 बीघे का जो खेत है, ठीक है, उसमें उसने गेहूं बो दिए, ठीक है, उसने क्या बो दिए, इसमें गेहूं बो दिए। और किसान के जो हैं उस परिवार में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। अब 5 सदस्य थे, किसान ने गेहूं बोए 4 बीघे में, तो जब उसने गेहूं काटे तो 1 कुंटल में 4 बीघे, तो सपोज मानो कितने कुंटल गेहूं निकले, तो 16 कुंटल निकले। अब हुआ क्या, अगले साल किसान ने जो 5 सदस्य थे, इसमें से एक सदस्य आपका नौकरी पर लग गया, सरकारी नौकरी में, एसएससी जीडी में लग गया,
ठीक है। तो जब एसएससी जीडी में लग गया, नौकरी पे चला गया वो, तो भैया अब सदस्य कितने रहे किसान के पास, परिवार में 4 सदस्य रह गए। अब 4 सदस्य रहे, किसान ने फिर से गेहूं बोए, तो जब गेहूं बोए तो अब कितने निकलेंगे, तो अब भी कितने निकलेंगे, 16 कुंटल ही निकलेंगे। तो बात ये होती है कि जो एक सदस्य था उसका काम क्या था, कि उसने पूरे साल में क्या काम करा था। तो पता चलता है कि ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में आपको ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर 5वीं बेरोजगारी आती है आपकी शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट बेरोजगारी कौन सी आती है, शिक्षित बेरोजगारी। अब देखो शिक्षित बेरोजगारी क्या है, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी वो कहते हैं कि जैसे जिस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले, जिस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले, मतलब पीएचडी उसने कर रखी है और काम कर रहा हो पियोन का, ठीक है, तो ऐसी किस बेरोजगारी का शिकार होगा, तो वो आपका शिक्षित बेरोजगारी का शिकार होगा। कौन सी बेरोजगारी का शिकार होगा जी, आपका शिक्षित बेरोजगारी का शिकार होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप इन पांचों में से, ठीक है, कौन सी बेरोजगारी का शिकार है, ठीक है। कमेंट में आपको लिख के बताना है कि आप कौन सी बेरोजगारी का शिकार हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का है, चक्रीय बेरोजगारी का है, घर्षणात्मक बेरोजगारी का है, छिपी हुई बेरोजगारी का है, कि शिक्षित बेरोजगारी का है, ठीक है। चलो तो ये जो बेरोजगारी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, आप लिख भी सकते हो कि कौन कौन सी बेरोजगारी है, कैसे कैसे आपकी आती है, ठीक है। चलो भैया आगे हम पढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक हम लेते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी जीडी में आपके 16 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं, और इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। बहुत प्यार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, चाहे मुझे इकोनॉमिक की वीडियो 2 बनानी पड़े, इकोनॉमिक्स की मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग से पहले देखो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको समझना है। देखो जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका एक प्लान होता है कि भैया मुझे 2 साल के अंदर, या मुझे इस साल के अंदर जॉब ले लेनी है 2025 में, चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, चाहे सर कितना ही कुछ भी कहें, मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, पूरे मन से पढ़ना है। तो आपका एक प्लान है, ठीक है, उसी प्लान को बोला जाता है आपका क्या, प्लानिंग, है ना। तो ऐसे ही सरकार क्या करती है, सरकार पूरे देश की, ठीक है, कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में आपकी क्या करती है, प्लानिंग करती है। इसी चीज़ को बोला जाता है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो, अगर आप ऐसे सपोज मानो आप एसएससी जीडी में नौकरी लगोगे, ठीक है, नौकरी लगोगे, आपकी सैलरी 50,000 रुपये होगी। अब नौकरी लगते इस दिमाग में, मन में एक बात आएगी कि यार फ़ोन होना चाहिए क्या, एप्पल का, ठीक है, एप्पल का फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, या गाड़ी होनी चाहिए, या घर होना चाहिए, है ना, सुंदर सी बहू मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें तुम आप, है ना। अब देखो, अब सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये, फ़ोन हमें लेना है 1,00,000 रुपये का, तो भाई अब 50,000 का फ़ोन, सैलरी 50,000 है, 1,00,000 का फ़ोन कैसे लेंगे। तो इसी चीज़ को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। आप क्या करोगे, आप किस्तों पे ले लोगे 10-10 हज़ार की, 5 महीने में वो किस्त उतर जाएगी। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, आपका इकोनॉमिक प्लानिंग आपका कहा जाता है, ठीक है। अब चलो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हमने जान लिया। अब देखो सबसे पहले जानते हैं, देखो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज क्या करते थे, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग तैयार करते थे कि हम इतनी चीज़ों पर इतना खर्चा करेंगे, है ना, इतना खर्चा उस चीज़ पे करेंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले, लेकिन अंग्रेजों की नहीं पढ़ने के ना एग्ज़ाम में आएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में किसने बताया, तो देखो 1934 में, ठीक है, 1934 में आपका एक व्यक्ति था एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया,
उनकी एक पुस्तक आई थी प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया उनकी एक पुस्तक आई थी और उस पुस्तक में सबसे पहले बताया गया था, ठीक है, योजनाओं के बारे में, प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले, ठीक है, किसने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताया, आर्थिक नियोजन के बारे में बताया, तो उस व्यक्ति का नाम है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक कौन सी है, तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन सी है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। अब देखो, जब इन्होंने आपका इस चीज़ के बारे में बताया, बुक के बारे में इन्होंने इकोनॉमी के बारे में बताया, तो 1938 में, 1938 में हमने, कांग्रेस ने एक समिति हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का गुजरात के हरिपुरा में। कौन सा सम्मेलन हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन पिछले साल आया एसएससी में, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ। तो 1938 के कांग्रेस के इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी और वहाँ पर हमने एक समिति बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। क्या बनाई, भारतीय या राष्ट्रीय योजना समिति। कौन सी बनाई, राष्ट्रीय योजना समिति। और इस राष्ट्रीय योजना समिति का कि हम प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है, और इसका अध्यक्ष बना दिया किसको, जवाहरलाल नेहरू को। किसको अध्यक्ष बनाया, जवाहरलाल नेहरू को। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस अधिवेशन में की और इसका अध्यक्ष कौन था। तो राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता बने किसने था, अध्यक्ष किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को। और इसकी जो आपकी प्लानिंग करी गई थी वो गुजरात के हरिपुरा के अधिवेशन में की गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था, आपका कौन था, सुभाष चंद्र बोस थे। अब देखो, अब हुआ क्या आगे चलकर, साल आया 1944 1945, क्योंकि देखो उस समय अंग्रेज जानों का टाइम हो चुका था, ठीक है। तो 1944 1945 में भारत के 8 उद्योगपति जो थे, इंडस्ट्रियल थे, भारत के जो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे, उद्योगपति जो थे, उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, ठीक है, और उसे बोला गया बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉम्बे प्लान कब आया, तो 1944-45 में आया था बॉम्बे प्लान। और ये किसने लागू किया था, भारत के 8 उद्योगपति, जिसमें टाटा बिरला थे, है ना, ये सब लोग थे, ठीक है। तो 1944-45 में कब आया बॉम्बे प्लान, कब आया, 1944-45 में। उसके बाद देखो 1950 में, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने क्या लागू कर दिया, इन्होंने कर दी सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना। और 1947 में हम आज़ाद भी हो चुके थे, ठीक है, सर्वोदय योजना शुरू कर दी गई, ठीक है, 1950 में। अब देखो, एक व्यक्ति तभी कुछ टाइम के लिए घूमने चला गया, कहाँ, रूस, और उस व्यक्ति का नाम था केसी नियोगी, ठीक है। केसी नियोगी साहब रसिया चले गए। रसिया जब जाके देखा तो इन्हें लगा कि यार यहाँ पे तो अलग सिस्टम है, क्या सरकार जो है 5 साल की एक प्लान करती है और भैया पंचवर्षीय योजना चालू करती है। तो केसी नियोगी भारत आए, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बात बताई कि देखो रसिया में क्या होता है, वहाँ सरकार 5 साल की एक योजना बनाती है और 5 साल में ही आपका ये तय हो जाता है कि भाई क्या क्या हमें काम करना है। जवाहरलाल नेहरू को उसकी बात बड़ी पसंद आई, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना आयोग का निर्माण कर दिया, एक प्लानिंग कमीशन का निर्माण कर दिया, योजना आयोग का, ठीक है। योजना आयोग क्या करेगा, योजना आयोग एक 5 साल की योजना बनाएगा। योजना आयोग क्या बनाएगा, एक 5 साल की योजना बनाएगा कि हम 5 साल में ये काम करेंगे। देखो योजना आयोग की स्थापना, एग्जाम में क्वेश्चन आया ये वाला भी एसएससी जीडी 2024 में, कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई है। कब हुई है, 15 मार्च 1950 को।
तो देखो भाई, योजना आयोग की स्थापना हो गई 15 मार्च 1950 को। देखो, योजना आयोग जो है किसका अध्यक्ष होता है? भारत का प्रधानमंत्री। मतलब जब जब पंचवर्षीय योजना बनी है तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी चेंज हुआ है, और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री आपका होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। और ये 5 साल की योजना बनाते थे, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। और भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 2024 में पूछ लिया, ठीक है, कि भैया कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? तो याद रखना है 12 पंचवर्षीय योजना आपकी हुई है। अब देखो, इस समय क्या है, वर्तमान में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने सोचा कि मैं तो 5 साल भैया रहूँगा, 10 साल तक तो रहूँगा ही रहूँगा, तो मैं सिस्टम को ही ख़त्म कर देता हूँ। तो उन्होंने योजना आयोग को ख़त्म करके क्या ला दिया? नीति आयोग ला दिया। मतलब योजना आयोग को उन्होंने ख़त्म करा और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी है, ठीक है। अब ये बात मैं आपको बताऊंगा कि जो ये चाहे योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, या नीति आयोग था, एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि इनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, कि संविधान में इनका जिक्र है? तो ध्यान रखना, इनका संविधान में जिक्र नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट भी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। जैसे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन 5 साल पे काम करता है, लेकिन नीति आयोग जो है ये 15 साल पर काम करता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म आपका सोचता है, ठीक है, दूरदर्शी होते हैं। और योजना आयोग का तुम्हें पता ही होगा कि योजना आयोग की तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन नीति आयोग का अभी तक एक ही अध्यक्ष हुआ है, और वो हैं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी सिंह, है ना, ठीक है, याद रखना है। चलो, अब योजना आयोग के हिसाब से हम पंचवर्षीय योजना को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना, और उस पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं। जैसी है पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। देखो, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1951 से, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा पिछली बार एसएससी जीडी में डेट पूछी गई है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, ठीक है, ये पूछा भी गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी। यह योजना जो थी वो थी किस मॉडल पे थी? तो याद रखना है, यह थी हेराल्ड डोमर पे। किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था? हमने देखा, देखो, जब आदेश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास देश को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, फैक्ट्रियां खोलने के लिए पैसे नहीं थे। तो हमने एक जो हेराल्ड डोमर थे, उन्होंने सरकार को सजेशन दिया कि सबसे पहले हम पंचवर्षीय, हम किसको मजबूत करते हैं? भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मजबूत करते हैं कृषि को। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, और ये थी आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। और इसमें किस चीज़ के प्रोडक्शन को, उत्पादन में बढ़ाने की बात की गई? कृषि को, ठीक है, कि भाई कृषि में जैसे हम 1 बीघे में 1 कुंटल गेहूं बोते हैं, मतलब सॉरी निकलता है, तो अब निकलेगा 2 कुंटल, ये टारगेट रखना है जी हमें पहली पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना, और किस मॉडल पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। अब देखो,
हुआ क्या, हमने इस पंचवर्षीय योजना में परियोजना भी लागू कर दी, बांध वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए सिंचाई के लिए। और जो आप देखते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। तो भाखड़ा नांगल बांध या दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी बांध, ये सब हमने आपका किस पंचवर्षीय योजना में बनाए हैं, तो याद रखना है ये आपके पहली पंचवर्षीय योजना में बनाए हैं। किस पंचवर्षीय योजना में बनाए हैं, आपके पहली पंचवर्षीय योजना में बनाए हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको पहली पंचवर्षीय योजना से याद रखनी है। और ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो पास होती है, हमने कृषि के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, ठीक है, और हमने कई चीज़ें हमने काम की। अब आती है सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं। तो देखो सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक। अब हमने सोचा कि भैया यह जो थी किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये थी पीसी महानबोलिस पर। अगर कोई आपसे पूछे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, तो याद रखना है पीसी महानबोलिस पे थी। पिछली बार एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो झट आंसर देना है आपको उपजा पीसी महानबोलिस पर। ठीक है, अब देखो पीसी महानबोलिस पे थी। अब इसमें हमने क्या सोचा कि भैया हमने पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि को मजबूत किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम उद्योग को, इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। किसको मजबूत करेंगे, उद्योगों को। ठीक है, तो हमने क्या करा, विदेशों के पास पहुंचे, वहां से थोड़ी थोड़ी मदद की, थोड़ा अपना पैसा लगाया, थोड़ा उनका पैसा लगवाया, और हमने 3 फैक्ट्रियां आपकी खोली। सबसे पहली फैक्ट्री हमने खोली राउरकेला में। कहाँ खोली, राउरकेला में। और जो ये राउरकेला में हमने फैक्ट्री खोली थी, ये खोली थी हमने जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से खोली थी, जर्मनी की सहायता से हमने खोली थी। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री हमने इसमें खोली आपकी भिलाई में। और भिलाई कहाँ पड़ता है बच्चों, तो भिलाई पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। तो दूसरी फैक्ट्री हमने खोली छत्तीसगढ़ के भिलाई में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में। और ये भी हमने किसकी मदद से खेली, तो ये खोदी हमने या खोली रसिया की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से, रसिया की। और तीसरी फैक्ट्री हमने खोली दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये किसकी मदद से खोली, अपने जो दुश्मन हमें छोड़ के गए थे यूके, इंग्लैंड वालों की मदद से हमने खोल, है ना। तो हमने 3 फैक्ट्री आपकी खोल दी। ठीक है, राउरकेला में जर्मनी की मदद से, भिलाई में रूस की मदद से, और दुर्गापुर में आपका उत्तराखंड मतलब नहीं, याद रखना है यूनाइटेड किंगडम की मदद से, इंग्लैंड की मदद से आपकी हमने 3 फैक्ट्रियाँ आपकी खोल दी। ठीक है, तो ये है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि पीसी महानबोलिस मॉडल पे थी। और इसमें हमने आपकी क्या करा, उद्योग पे हमने काम किया। अब देखो, अब आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो मैं तीसरी लिख रहा हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक चली। कब तक थी, 1961 से 1966 तक आपकी चली है। अब हमने सोचा कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना में काम किया था एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। ठीक है, कि हमने कृषि को मजबूत कर लिया था 5 सालों में। अगली दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने काम किया किस पे, उद्योग पे। ठीक है, उद्योग पे काम किया। और हमने सोचा कि इस बार जो हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पे काम करेंगे, तो वो हम इन दोनों पर मिलके काम करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर को भी बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री को भी बढ़ाएंगे। तभी हुआ ऐसा कि हमें लगी नज़र लगी 1962 में, हमारे दुश्मन देश चीन ने हम पर हमला कर दिया। ठीक है, ठीक है, उससे हम बहुत सारे क्राइसिस हमें हुए, पैसे की हानि हुई। फिर बचे कुछ
पाकिस्तान ने भी हमें दिक्कत दिखाई क्योंकि हम चीन से तो हार गए थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि वो भी हमें हरा देगा, तो पाकिस्तान को मिली, उसकी पिटाई हुई। ठीक है, 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई। तभी लड़ाई से सिमटे ही थे भैया, कुदरत ने कहर ढा दिया। 1966 में पड़ गया सूखा। क्या पड़ गया? सूखा। और जब इतनी चीज़ें आपकी हों, पैसा कहीं और लगना हो, मतलब लगाना था डेवलपमेंट की तरफ और लग गया भाई लड़ाई झगड़ों में, तो भैया आप सोचो क्या आपने कुछ काम किया? प्रगति हुई? तो नहीं हुई। पैसा आपका हमेशा क्या हो गया जी? आपका खर्च हो गया। ठीक है, तो जब खर्च हुआ, ठीक है, तो भैया ये पंचवर्षीय योजना कैसी होगी? फेल होगी। ध्यान रखना, इन 12 पंचवर्षीय योजना जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे फेल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। अब देखो, अब जब तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई, तो भैया हमारे पास क्या नहीं थे? योजना को बनाने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो हमने 1966 से 1969 तक कोई भी योजना नहीं बनाई। मतलब 1969 से 1966 से 1969 तक 3 साल तक हमने कोई भी योजना नहीं बनाई। इसे बोला जाता है प्लानिंग हॉलीडे, है ना? योजना अवकाश। क्या बोला जाता है? योजना अवकाश। क्यों? क्योंकि भाई पैसे ही नहीं थे, सब तो खर्च हो गए चीन की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में, सूखा पड़ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी झेली। अब देखो, अब आती है, हम पढ़ने वाले हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना? 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब हमारे पास थोड़े थोड़े से पैसे आने स्टार्ट हुए, तो हमने दोबारा सोचा, 4th 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट की, और वो स्टार्ट की 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से 1974 तक। ठीक है, और इस योजना के दौरान, है ना, हुआ ये कि हमने जो था इसमें हमने सोचा कि हमें क्या लेके आएंगे? स्टेबिलिटी, स्थिरता। ठीक है, कि भाई जो हमारा नुकसान हुआ है उसमें स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? स्थिरता पर, स्टेबिलिटी पर। ठीक है, और इस चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हमने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, या मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो आप झट बोल दोगे कि भैया चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1974 से, ठीक है, 1974 से और 1979 तक, है ना, 1979 तक। तो जो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका था मुख्य उद्देश्य था कि भारत से गरीबी को हटाना है। किसको हटाना है? गरीबी हटाना है। मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। क्या हटाना? गरीबी हटाना। और गरीबी हटाने के लिए भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए। 20 सूत्री कार्यक्रम भी आपके चलाए गए। तो क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आपका गरीबी हटाना था। और इंदिरा गांधी ने इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया है। तो अगर कोई आपसे पूछे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया है, तो वो याद रखना है चौथी नहीं है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है। अगर पांचवी ऑप्शन में ना आए तो आंसर लगाओगे चौथी, लेकिन अगर दोनों होंगे तब आंसर लगाओगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब देखो, हुआ ये कि भैया 1974 से 1979 तक चलनी थी, लेकिन तभी भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई 1978 में। कब बन गई? 1978 में। और ये जो पंचवर्षीय योजना 5 साल की चलनी थी, ये आपकी 78 में ही खत्म कर दी गई। मतलब ये पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल चली? 4 साल चली। कितने साल चली जी? 4 साल।
क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आई और मोरारजी देसाई ने ख़त्म कर दिया कि 5 साल की कोई योजना नहीं होगी, अब से 4 साल की योजना बनेगी। अब हम 4 साल पे भी काम नहीं करेंगे, उन्होंने सोचा कि हम जो है अब से रोलिंग प्लान स्टार्ट करेंगे। रोलिंग प्लान क्या होगा, हर साल योजना बनाए करेंगे, है ना। रोलिंग प्लान स्टार्ट करेंगे भारत में। इसको हिंदी में बोलते हैं अनवरत प्लान, अनवरत योजना, अनवरत योजना। अब देखो अनवरत योजना क्या थी। अनवरत योजना थी कि हर साल योजना बनेगी, हर साल योजना बनेगी। और ये 1978 से, ठीक है, 1980 तक आपकी चली, क्योंकि 1978 से 1980 तक चली, जब तक कि आपकी जनता दल की सरकार रही। और जैसे जनता दल के बाद दोबारा से कांग्रेस आती है, दोबारा से कांग्रेस आई, तब फिर आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। और ये अनवरत योजना जो है ये किस समिति द्वारा दी गई थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो रोलिंग प्लान है वो किस समिति ने दिया था, तो वो दिया था आपका लकड़वाला समिति ने। कौन सी समिति थी, लकड़वाला समिति, ठीक है। ये रोलिंग प्लान किसने तैयार किया था, तो याद रखना है लकड़वाला समिति। कौन सी समिति है, लकड़वाला समिति। कौन सी समिति है जी, लकड़वाला समिति। तो 1978 से 1980 तक आपका चला है रोलिंग प्लान। नेक्स्ट चलते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना पर। छठी पंचवर्षीय योजना, अब देखो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो चली है 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना किस पर थी, छठी थी आपकी 1980 से 1985 तक, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। इसमें बस याद रखना है कि इसमें गरीबी निर्धारण का पैमाना तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, गरीबी निर्धारण का, कि भाई कौन व्यक्ति आपका गरीब है और कौन व्यक्ति आपका अमीर है। तो भैया गरीबी निर्धारण का पैमाना तैयार किया गया बस छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो एसएससी जीडी में आई थी। और याद रखना है कि एसएससी जीडी में सिर्फ इतना पूछा गया था 2024 में कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है। तो ये चली है 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है, 1985 से 1990 के बीच में। और जो ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये किसने चलाई थी, तो ये तैयार की थी डॉक्टर चक्रवर्ती ने। किसने तैयार की थी, डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार की थी, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपकी 1989 में भगत जवाहर मल या जवाहर योजना, ठीक है, भगत जवाहर या जवाहर योजना शुरू की गई थी। तो जवाहर योजना कब शुरू की गई थी, 1989 में। कब तैयार की गई थी, 1989 में जवाहर योजना शुरू की गई थी। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका क्या लक्ष्य था, भैया औद्योगिकरण करना, है ना, ये लक्ष्य था, कुछ खास लक्ष्य नहीं था। फिर होता यह है कि भैया 1990 से 1992 तक देश में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। उसके पीछे ये है कि उस समय भारत में मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, तो हमने 2 साल तक कोई भी योजना नहीं बनाई है, याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद अगली हमने देखी 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी आई 1992 से 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बनी, 1992 से 1997 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो याद रखना है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से, ठीक है, और 2002 तक चली है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया है
2024 में कि नवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना था। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने 1996 में परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? परमाणु परीक्षण आपका किया था। उसके बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2000 कितनी 12। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट पंचवर्षीय योजना याद रखनी है 2012 से आपकी 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में ही इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पंचवर्षीय योजना में। खास क्या याद रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना में अवकाश कब से कब तक था, तो सबसे पहला अवकाश था आपका, ध्यान रखना है, 1966 से आपका 1969 तक नहीं चली थी, है ना, 1966 से 1969 तक। उसके बाद 78 से 80 तक आपका क्या चला था? 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। 1990 से 1992 तक आपका क्या चला था? तो भैया तब भी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। बाकी 5 साल तक योजना चलती हैं और वर्तमान में योजना आयोग काम नहीं करता है और उसकी जगह करता है आपका नीति आयोग करता है। ठीक है, तो बस इतना ही रखेंगे पंचवर्षीय योजना तक। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैक्स वगैरह का, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ लिया, उसके बाद गरीबी, तो ये सारे टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, तो मैं इकोनॉमिक्स को 2 या 3 वीडियो में आपको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन आए थे पिछली बार एसएससी जीडी में, और जो जो टॉपिक से आए थे वो सारे टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।